हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक राजभाषा अधिनियम 1976 पढ़ाने वाला हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत 1976 जो रूल है, अनुच्छेद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत, और इसमें से ही बहुत प्रश्न आते हैं। इस कारण मैंने जो है राजभाषा अधिनियम 1976 को मैंने बताना चाहा और उस पर परिचर्चा करना चाहा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और मैंने इसके पूर्व वीडियो में जो है राजभाषा अधिनियम 343 से लेकर 351 तक विस्तृत रूप से मैंने बता चुका हूं। और राजभाषा और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और उनका क्या अंतर होता है, प्रमुख उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनका गुण और जो है प्रमुख विशेषताएं गुण जो भी हैं उनका भेद जो है मैंने उसको बता दिया है, बहुत ही विस्तार रूप से बताया है। यह हमारा चौथा वीडियो है राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत। तो अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए हम अपना यह राजभाषा अधिनियम का चौथा वीडियो स्टार्ट करते हैं। चूँकि राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत जो है एक 1963 में जो है एक कानून बना था, जिसमें कुल 9 धाराएं थीं। प्रश्न भी आता है, मैं चूँकि वीडियो को शॉर्टकट में बनाना चाहता हूँ, इस नाते ज़्यादा व्याख्या न करके आप लोगों के काम लायक ही जो है मैं इसमें व्याख्या करूँगा और बताऊँगा, जिससे कि जो है आप लोगों को समझ में आ जाए। तो राजभाषा अधिनियम जो 1963 बना था, उसमें कुल कितनी धाराएं थीं? 9 धाराएं थीं, बस यही महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है फिर उसका संशोधन हुआ अथा संशोधित, फिर राजभाषा अधिनियम 1967 बना। उसके बाद फिर उसमें संशोधन हुआ, फिर जाकर के राजभाषा अधिनियम 1976 जो है 1976 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें जो है कुल 12 नियम बने हैं। कुल कितने हैं? 12 नियम बने हैं। जिस प्रकार जो है राजभाषा अधिनियम 1963 में 9 अधिनियम था, ठीक है, उसी तरह जो है राजभाषा अधिनियम 1976 में कुल कितने नियम थे? 12 नियम है। यही प्रश्न आता है कि राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं थीं? तो 9 धाराएं थीं। और राजभाषा अधिनियम 1976 में कुल कितनी धाराएं थीं? तो 12 नियम थे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो राजभाषा अधिनियम है, इसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। यह जो है इसको भी जो है 3 बार इसका संशोधन हो चुका है। पहला संशोधन 1987 में हुआ था, दूसरा संशोधन 2007 में हुआ था, और तीसरा संशोधन आपका जो है 2011 में हो चुका है। इसे यथा संशोधित कहेंगे। तो जो राजभाषा अधिनियम है 1976, इसमें प्रमुख बातें क्या बताई गई हैं, इसी को मैं आज चर्चा का विषय बना रहा हूँ। तो राजभाषा अधिनियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्ग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो निम्नलिखित है। कहने का मतलब है कि जो हमारे देश की भाषाएं हैं, उन भाषाओं में जो हमारा राजभाषा अधिनियम है 1976, तो जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो प्रमुख कार्यालय होते हैं, या यूँ समझिए कि केंद्रीय सरकार के जो कार्यालय हैं, वहाँ किस लैंग्वेज में काम किया जाएगा और वहाँ किस लैंग्वेज में लिखा पढ़ा जाएगा, इसी चीज़ को जो है पूरे देश में जो है, जो हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं भारत में, वो सभी राज्यों में किस भाषा में वहाँ का शासन और प्रशासन का कार्य किया जाएगा, तो यह जो है हमारे राजभाषा अधिनियम 1976 में वर्णित है कि किस राज्य में शासन और प्रशासन का कार्य जो केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाएगा, वो किस किस राज्य में किस किस लैंग्वेज में किया जाएगा। इसी को जो है 3 वर्गों में जो है बांटा गया है। यह किस अनुच्छेद में बांटा गया है? राजभाषा अधिनियम 1976 में बांटा गया है। तो जो 3 वर्ग क्षेत्र में विभाजित किया गया है, वो कौन कौन है, इसी को मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, इसमें पहला लिखा है क वर्ग क्षेत्र, ख वर्ग क्षेत्र और ग वर्ग क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र बांटा गया है। और इन तीनों क्षेत्र में ये पहले आप यह देख लीजिए कि क वर्ग क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं।
तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और 2 जो है केंद्र शासित राज्य हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो 9 ये आपके हो गए और 2 जो है संघ शासित हैं, जो है एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा एक दिल्ली जो है संघ राज्य क्षेत्र है। तो ये हो गया आपका क वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत जो राज्य आते हैं। ख वर्ग में कौन कौन राज्य क्षेत्र आते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़, दमन, दीव, आगरा और नगर हवेली, ये आपके जो है संघ शासित राज्य आते हैं। ये आपके ख वर्ग में आते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उसके बाद जो है संघ शासित में चंडीगढ़, दमन, दीव और जो है दादर नगर हवेली। ठीक है, ये आपके ग क्षेत्र में आते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ग वर्ग में कौन कौन राज्य आते हैं? उड़ीसा, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। उसके बाद आपका संघ शासित राज्य में गोवा, लक्षद्वीप। गोवा जो है आपका राज्य है, लक्षद्वीप जो है संघ शासित जो है राज्य है। तो ये जो है आपका ग वर्ग में आते हैं। अब क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग में जो है क्यों इनको अलग अलग बांटा गया है, इसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि क क्षेत्र, क्या लिखा हुआ है? क क्षेत्र वर्ग। देखिए यहाँ मैंने यहाँ भी वर्ग में बांट दिया है कि जब क वर्ग का परिक्षेत्र, ख वर्ग का परिक्षेत्र और ग वर्ग का परिक्षेत्र। ठीक है, तो इसमें जो है क वर्ग में कौन कौन से राज्य आते हैं? क क्षेत्र में स्थित किसी राज्य को या ऐसे राज्य में स्थित किसी अन्य कार्यालय या कोई व्यक्ति जो वहाँ रह रहा हो को भेजे जाने वाले पत्र आदि हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि किसी विशेष मामले में ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तब उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। कहने का मतलब ये जो 3 क्षेत्र हैं, क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग, ये जो 3 क्षेत्र हैं, इनका प्रमुख विशेषता आप जान लीजिए। क वर्ग वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जो है व्यक्ति की भाषा और जो वहाँ के लोग लिखते हैं, एक तरह से समझिए कि वहाँ के अधिकतर लोग हिंदी समझते हैं। वहाँ के व्यक्ति की भाषा जो मुख्य रूप से है वो क्या है? हिंदी है। ऐसे हिंदी भाषी राज्य को जो है क वर्ग में रखा गया है। ख वर्ग में जो है वहाँ की जो भाषा है, राज्य भाषा, स्टेट लैंग्वेज, वह जो है दूसरी है, लेकिन वहाँ के अधिकतर लोग की जो अभिव्यक्ति की भाषा है वो जो है आपका हिंदी है। इस नाते उसको ख वर्ग में रखा गया है। ग वर्ग में ऐसे राज्य या स्टेट हैं जहाँ पर मतलब न हिंदी पढ़ी जाती हो न हिंदी बोली जाती हो, वहाँ की भाषा दूसरी ही है। मतलब ये जो है क और ख तो दोनों रिलेटिव हैं हिंदी से, लेकिन ग वर्ग एकदम अलग है, क्योंकि इसमें जो है जैसे उड़ीसा, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर हिंदी को बोला उतना नहीं जाता है जितना ख वर्ग और क वर्ग में बोला जाता है। तो यहाँ की जो भाषाएं हैं, राज्य हैं, वहाँ की भाषाएं जो है अलग हैं। तो इन जो क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों को ग वर्ग के क्षेत्र में रखा गया है। तो बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पर हिंदी भाषियों की संख्या अधिक है, ऐसे लोगों को क वर्ग में। और जहाँ पर हिंदी भाषा में अधिकतर लोग, मतलब वहाँ की भाषा अलग है लेकिन फिर भी वहाँ के लोग अधिकतर हिंदी भाषा में बातचीत करते हैं, ऐसे लोगों को ख वर्ग में रखा गया है। और ग वर्ग में जो है वहाँ मतलब हिंदी बहुत कम बोला समझा जाता है, ऐसे जो राज्य हैं, स्टेट हैं, वहाँ उसको हम ग वर्ग में रखा गया है। तो ऐसे जो राज्य हैं वहाँ का जो राजकीय पत्र व्यवहार होगा वो किस भाषा और किस लैंग्वेज में होगा, यही जो है राजभाषा अधिनियम 1976 में वर्णित है। तो इसमें देखिए लिखा गया है क क्षेत्र में स्थित किसी राज्य को, क क्षेत्र में स्थित जो, जैसे मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश है, तो क क्षेत्र में स्थित किसी राज्य को, जैसे उत्तर प्रदेश को, या ऐसे राज्य में स्थित किसी अन्य कार्यालय, या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में स्थित अन्य कार्यालय, या कोई व्यक्ति या उस राज्य में कोई भी व्यक्ति हो जो वहाँ रह रहा हो को भेजे जाने वाले पत्र आज हिंदी में भेजे जाएंगे। कौन भेजेगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो है क क्षेत्र में जितने भी राज्य आ रहे हैं उन राज्यों को जो पत्र व्यवहार करेगा
उन राज्यों को या उस राज्य में स्थित किसी कार्यालय को या उस राज्य में स्थित कोई व्यक्ति रहता हो, नागरिक रहता हो, वहाँ पर जो केंद्र सरकार जो है पत्रादि या पत्र व्यवहार करेगा वह किस भाषा में करेगा? हिंदी भाषा में करेगा। किस में करेगा? हिंदी भाषा में करेगा। यदि किसी विशेष मामले में ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है, अगर किसी विशेष मामलों में जो क वर्ग में हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनमें किसी विशेष मामलों में, किसी विशेष मैटर में अगर बाई चांस वहाँ अंग्रेजी में मतलब जो है लेटर केंद्र सरकार भेजती है या संघ सरकार भेजती है, तब उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। ये आपका हो गया क वर्ग में। ख क्षेत्र में स्थित किसी राज्य को, जैसे आपका जो है ख क्षेत्र में गुजरात है, तो गुजरात में जैसे है तो ख क्षेत्र में स्थित किसी राज्य से गुजरात को भेजे जाने वाले पत्र आदि सामान्यतः हिंदी में भेजे जाएंगे। मैंने यहाँ भी जो है क क्षेत्र में जिस प्रकार जो है हिंदी में पत्र व्यवहार संघ सरकार भेजेगी, उसी प्रकार ख क्षेत्र वाले राज्यों में भी जो है आपका हिंदी में ही सेंटर सरकार मतलब संघ सरकार राज्यों को भेजेगी, सभी राज्यों को जो ख क्षेत्र में आते हैं। यदि ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका अनुवाद हिंदी में भेजा जाएगा। यदि बाई चांस तो यहाँ भी अगर जो है कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका भी अनुवाद जो है हिंदी में भेजा जाएगा। ठीक है। इन राज्यों में रहने वाले किसी व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में किसी भाषा में पत्र भेजे जाएंगे। उसी प्रकार जैसे वहाँ मैंने कहा था उस राज्य में क वर्ग क्षेत्र में कि अगर कोई वहाँ का कार्यालय है या वहाँ कोई व्यक्ति है उस राज्य का, स्टेट का, तो वहाँ जो है अगर कोई व्यक्ति को लेटर संघ सरकार भेजती है तो वह जो है हिंदी या अंग्रेजी किसी भाषा में भेजा जा सकता है। अब आपका आता है ग क्षेत्र। ग क्षेत्र में स्थित किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी कार्यालय, यहाँ कह रहा है ग क्षेत्र में स्थित, मतलब ग क्षेत्र में स्थित जैसे आपका ग क्षेत्र में उड़ीसा, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश है, ऐसे क्षेत्र में स्थित किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, संघ शासित प्रदेश जैसे आपका जो है लक्षद्वीप है, तो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित किसी कार्यालय व्यक्ति को पत्र व्यवहार जो है अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। जो सेंटर की सरकार है, संघ सरकार है, ग वर्ग के क्षेत्र में कोई भी जो लेटर व पत्र व्यवहार करेगी तो किस लैंग्वेज में करेगी? अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। यदि ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उस प्रांत के राज्य की भाषा में भेजा जाएगा। यदि ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उस प्रांत के राज्य की भाषा में भेजा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका जो है कर्नाटक है, वहाँ कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो अगर वहाँ जो है कोई जो है वहाँ पहली बात तो वहाँ जो भी संघ सरकार जो है कोई पत्र व्यवहार करेगी तो वो अंग्रेजी भाषा में ही करेगी। यदि ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी भाषा में वहाँ जाता है तो उसके साथ ही साथ वहाँ का जो प्रांतीय राजभाषा होगा, जैसे कर्नाटक का कन्नड़ होगा, उसका जो है अंग्रेजी अनुवाद उसको कन्नड़ भाषा में भी भेजा जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। दूसरा जो विभिन्नता है वह यह है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत वे राज्य आते हैं। मैंने जो पहले आपको बताया है कि इस क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं क वर्ग में। इस क्षेत्र के अंतर्गत वे राज्य आते हैं और वे संघ राज्य आते हैं जहाँ की बोली भाषा हिंदी है। ठीक है। इस क्षेत्र में मतलब क वर्ग क्षेत्र में कौन कौन राज्य आते हैं, कौन कौन स्टेट आते हैं? इस क्षेत्र के अंतर्गत वे राज्य आते हैं और वे संघ राज्य आते हैं। वो कुछ संघीय राज्य हैं, जैसे आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली, ये जो है आपके संघ राज्य क्षेत्र हैं। वहाँ पर जो है हिंदी बोली जाती है, मतलब यहाँ की भाषा क्या है? हिंदी है, जो क वर्ग के क्षेत्र में आती है। ख वर्ग में इस क्षेत्र के अंतर्गत वे राज्य या संघ राज्य आते हैं जहाँ की भाषा हिंदी न होने के बावजूद, मतलब वहाँ की भाषा हिंदी नहीं है, इसके बावजूद भी अधिकतर स्थानों पर हिंदी बोली जाती और समझी जाती है। अधिकतर हिंदी बोली या समझी जाती है। जैसे आपका गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली इत्यादि। ठीक है। तीसरा में इस क्षेत्र के अंतर्गत मतलब ग वर्ग में इस क्षेत्र के अंतर्गत वे राज्य या संघ शासित राज्य आते हैं जहाँ की बोली हिंदी न होकर उनकी प्रांतीय भाषाएं हैं। तो ये जो आपका ग वर्ग क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वे स्टेटों को रखा गया है, उन स्टेटों को रखा गया है जहाँ पर हिंदी भाषा न होकर के वहाँ की उनकी प्रांतीय भाषा होती है। जैसे आपका केरल का मलयालम है, कर्नाटक का कन्नड़ है,
असम का असमी, उड़ीसा का उड़िया, इस प्रकार की जो वहाँ की प्रांतीय भाषाएं हैं उन स्टेटों को ग वर्ग में रखा गया है। तो आप समझ गए होंगे। अब उसमें जो है राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत कुछ और सामान्य निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को मैं पढ़ता हूँ। केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी फाइलों में हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकता है। मतलब जो संघ सरकार है, दिल्ली की सरकार है, सेंटर की सरकार है, वह सरकार जो है कोई भी कर्मचारी फाइलों में हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकता है। मतलब केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी जो है अपने फाइलों में किस भाषा में लिख सकता है टिप्पणी, हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है, क्योंकि हमारी जो प्रथम राजभाषा है वो हिंदी है और द्वितीय राजभाषा कौन है, अंग्रेजी है। तो जो प्रथम और सेकंड राजभाषा है उसमें जो है वह अपना टिप्पणी अपने फाइल में कर सकता है। कौन कर सकता है, केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी। दूसरा पॉइंट है, केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी प्रपत्र रजिस्टर हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। मतलब केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं उन सभी कार्यालयों में जो वहाँ का प्रपत्र बनेगा, रजिस्टर बनेगा, वह हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बन सकते हैं या भाषाओं में होंगे। ये आपका जो है बाध्यता है। तीसरा पॉइंट है, केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभाग या दूसरे मंत्रालयों या विभाग के बीच पत्र व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। मतलब केंद्र सरकार मतलब संघ सरकार या दिल्ली की सरकार के मंत्रालयों या विभाग या दूसरे मंत्रालयों या विभागों, दोनों विभागों के बीच में जो पत्र व्यवहार का काम होगा वो किस में होगा, हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। किंतु केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग और के क्षेत्र से संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के बीच होने वाला पत्र व्यवहार सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात हिंदी में ही होगा। कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग, मतलब केंद्र सरकार मतलब संघ सरकार का कोई भी मंत्रालय हो या विभाग हो, अगर के क्षेत्र से संबंधित जो है संबंध अधीनस्थ कार्यालयों के बीच अगर उसका पत्र व्यवहार हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश है, केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग का और के क्षेत्र से संबंध मतलब जैसे उत्तर प्रदेश से संबंधित एवं अधीनस्थ कार्यालयों के बीच होने वाला जो पत्र व्यवहार होगा वह किसमें होगा, सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात हिंदी में होगा। यानी जहाँ पर 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य करते हों वहाँ टिप्पणी, प्रारूप आदि काम केवल हिंदी में ही कहा जा सकता है। कहने का मतलब है जहाँ पर 80% से अधिक जनसंख्या हिंदी भाषी हो वहाँ पर संघ सरकार का जो या उसके विभाग या मंत्रालय जो समूह क के क्षेत्र में अपना पत्र व्यवहार करेंगे विभाग द्वारा या कार्यालयों के बीच, तो उनका जो है जो पत्र व्यवहार का जो लैंग्वेज होगा वो कौन होगा, हिंदी होगा। ठीक है। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाएंगे। ये किसके लिए कहा जा रहा है, केंद्र सरकार के लिए, संघ सरकार के लिए, कि अगर कोई जो है किसी भी स्टेट का जो है पत्र आता है संघ सरकार के पास अगर हिंदी में आता है तो उन हिंदी के प्राप्तों को उत्तर जो है किस लैंग्वेज में दिया जाएगा, हिंदी में ही दिया जाएगा। लास्ट है, केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी फाइलों में हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी अपने फाइलों में हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकता है। उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करे। अगर वो मान लीजिए केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी है अपना फाइल जो किसी फाइल में जो है अंग्रेजी या हिंदी में टिप्पणी करता है तो इससे वह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि जो है, या अपेक्षा मतलब आशा नहीं की जा सकती है कि मतलब दूसरी भाषा में भी वह उसको प्रस्तुत करें। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो है राजभाषा नियम 1976 को मैंने बताया। और राजभाषा जो 1976 है इसका जो पूरा नाम है वो है राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए नियम 1976। मतलब राजभाषा जो है, राजभाषा क्या है हमारा, हिंदी है। तो संघ के शासकीय प्रयोग मतलब शासकीय मतलब ऑफिशियल प्रयोग के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी उसी का जो नियम बनाया गया उसी को 1976 नियम कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में द ऑफिशियल लैंग्वेज कोस्ट में यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन रूल्स 1976 कहा जाता है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को
जो है शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, ताकि हमारा जितना भी वीडियो बनेगा उसका आपका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता जाएगा। धन्यवाद।